हाल ही में रेहाम खान साहिबा ने सुनो आवाम की आवाज़ के नाम से एक प्रोग्राम किया, जिसका मौजू जो है वो बादस तलाक, बच्चों की हवालगी और कस्टडी के मुकदमात और इससे जुड़े हुए मसाइल था। तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम को, एक आम पब्लिक को जो है वो अभी तक जो है इन मसाइल का अच्छी तरीके से अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि हमारी फैमिली कोर्ट्स में हो क्या रहा है असल में, और किस शिद्दत जो है वो अख्तियार कर चुके हैं इस तरह के जो मामलात हैं तलाक के और बच्चों की कस्टडी के हवाले से। तो उनकी आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल इस प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि सही तरीके से शायद मुकम्मल तौर पर कन्वे नहीं हो सकी, और इसी वजह से जो है मैं इसके ऊपर तबसरा कर रहा हूँ, ताकि जो है वो बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से खुलकर आवाम के सामने आ सकें, और वो इस प्रोग्राम को सुनने के बाद कोई अधूरा नतीजा जो है वो ना निकालें, बल्कि उनकी जो थॉट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रोसेस हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज मैं थोड़े से बड़े बच्चों के साथ हूँ और मैं आई हूँ सैडली एक ऐसी जगह पे जहाँ मेरा ख़्याल है कि बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो अगेन हमें औलाद पैदा करने का बड़ा शौक़ है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है कि द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज़ पैरामाउंट। इसका मतलब ये है कि जो हालात भी हों उसमें मेरा ख़्याल है कि माशरे को, अदलिया को, हम जैसे लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि किस चीज़ में जो बच्चा है उसकी बेहतरी सबसे पॉसिबल है, सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। मैं मोहम्मद के साथ इधर एक विज़िटेशन रूम में खड़ी हूँ। ये विज़िटेशन रूम हमारी कोर्ट्स में है, कोर्ट कचहरियों में। ये बच्चे क्यों हैं? इसलिए क्योंकि डिवोर्स के बाद जो कस्टडी बैटल्स होते हैं, जो बड़े एक्रिमोनियस कस्टडी बैटल्स होते हैं, वो शायद हम सभी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक रियलिटी है, एक हकीकत है। लेकिन ये बच्चे जो हैं इस माहौल में मेरा ख़्याल है कि होना नहीं चाहिए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं उन कपल से जो कि सैडली डिवोर्स, खुला, कस्टडी बैटल्स में से गुज़र रहे हैं, गुज़र चुके हैं। और अगेन मेरा इंटरेस्ट ये बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। इनकी सबसे बेहतर निगहदाश्त, इनकी इमोशनल जो वेलफेयर है वो किस तरह से मुमकिन है, दैट इज़ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि हम मसलों को हल करें। एक बार फिर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। यहाँ तक ये बात बिल्कुल वजह है, 100% दुरुस्त है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर या इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड शुड बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। और बिल्कुल जो है ये बात बिल्कुल जायज़ है, इंसाफ के बिल्कुल मुताबिक है कि डिवोर्स या अलहदगी किसी भी वजह से हुई है, वो मियाँ बीवी के आपस का मामला है, वो मामला ज़ौजैन के दरमियान है, इसका इफेक्ट जो है वो औलाद पर नहीं होना चाहिए। और इन दोनों की आपस की जो तनाज़ा है उसका असर जो है वो औलाद के ऊपर नहीं डाला जाना चाहिए। और औलाद बहैसियत इंसान खुद भी अपने बहुत सारे राइट्स रखती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी कोई कंसिडरेशन अभी तक कोई खास इंप्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही है। और बिल्कुल हम सबका यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई तलाक अलहदगी किसी भी वजह से हो गई, अब बच्चों का जो मामला है अब उनके इंटरेस्ट को देखा जाएगा। उनको जो है अपने पेरेंट्स के साथ उनका ताल्लुक जो है वो खत्म नहीं होगा कभी भी, तो लिहाजा उनका इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए। आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज हुई? अरेंज हुई है, फाइनल नहीं हुई, मतलब कि यहाँ से दे दिए हुए ना उसने तलाक, लेकिन यूनियन काउंसिल में साइन नहीं करना। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कि तलाक क्यों हुई थी? लड़ाई झगड़े, कुछ सास घरेलू मसले होते हैं, वो सारा इशू है। लड़ाई तो मुख्तलिफ किस्म की होती है ना, एक तो ज़बानी लड़ाई होती है, कोई तशद्दुद, कोई मतलब तलाक
ना भी मानना। वैसे भी वो किसी और को पसंद करता था, वो कहता मैंने उससे शादी करनी है, घर में रोज लड़ाइयाँ रहती थी हमारी। मिलने नहीं देते थे इसे हमें, मिलने नहीं देते थे? वो कहते थे ये बता देंगे अपनी माँ को जाके, माँ बाप को बताइए। इसलिए हमारे घर नहीं आने देते थे, ना फोन सुनने देते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो वो लड़का अपनी माँ को कहता था आप अपनी पसंद की लाई हो, जो मर्जी करो इसके साथ, अच्छा, जो मर्जी जुल्म करो, मुझे अच्छा। कोई टेंशन नहीं है। वो इसे पूछता ही नहीं था। पैसे वैसे देता था खर्चे के? नहीं, कुछ भी नहीं देते थे, खर्चा कपड़ा भी नहीं जूती कुछ भी नहीं देते थे। जैसे काम वाली नहीं होती घर में, उससे भी बुरी हालत थी। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। मैं आपसे इसलिए भी बात कर रही हूँ, बहुत से लोग हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत से लोग हैं जिनके बड़े मसले भी हैं, लेकिन ख़वातीन एक तो बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि ऑलरेडी इतने मसले बने होते हैं। फिर वो डरती हैं कि अगर हम स्क्रीन पे आएंगे बात करेंगे और मसले बन जाएंगे। लोग समझते हैं कि अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो मसले उनके लिए बढ़ेंगे, और ये क्यों लोग सोच रहे हैं। फिर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी आप मीडिया पे बात करेंगे तो कुछ भी नहीं। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब तक एडवोकेसी नहीं होती, जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक मैं यहाँ आके ये बात इसको उजागर नहीं करूँगी, तो ना कोई विमेन प्रोटेक्शन बिल पास होगा, ना उसके ऊपर अमल दरामद होगा। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है तो ये हमारी फैमिली कोर्ट्स के अंदर एक रूटीन की प्रैक्टिस है कि ख्वातीन यही इल्ज़ाम अपने शौहरों के ऊपर लगाती हैं कि जनाब वो खर्चा नहीं देता था, वो जनाब खाने को कुछ नहीं देता था, वो जनाब कपड़े नहीं देता था। तो ये सारी जो इल्ज़ामात होते हैं वो ज़्यादातर मनगढ़ंत होते हैं और लॉजिकल भी नहीं है। अब एक शख्स जो है, अगर एक शौहर जो है अपने बीवी को जो है, अगर ये उसकी बीवी ये क्लेम करेगी खर्चा नहीं देता था, तो हमारे यहाँ ये कंसीडर किया जाता है कि वो कोई भी जरूरियात प्रोवाइड ही नहीं कर रहा उसको। हालांकि ये जब आप थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करते तो बाद में पता लगता है नहीं नहीं भाई चीजें सारी पूरी कर रहा था, सारी जरूरतें पूरी कर रहा था, बस वो जेब खर्ची के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा था। तो इस तरह बहुत सारी चीजें और बहुत सारे इशूज और भी होते हैं। और ये वैसे भी अकल को समझ ना आने वाली बात है कि अगर एक शख्स जो है वो उसके अखराजात पूरी नहीं कर रहा, रोटी ही नहीं दे रहा, तो आप एक रोटी के बगैर कितने दिन रह सकते हैं? चंद घंटे भी गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो दिनों की तो बात बहुत दूर की बात है। इंसान की वैसी मौत वाक़या हो जाती है, रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता इंसान। तो फिर वही बात है कि ये तो सारे जनाब केस फाइल्स को जब देखा जाता है, शहादतों को देखा जाता है, कौन सी चीज को कैसे मोल्ड किया, और ये जो है ना तब ये चीजें वाजे होती हैं कि इनमें कितनी सदाकत थी या कौन से इल्जामात कुछ हद तक दुरुस्त से, और ज्यादातर जो है वो इसमें मनगढ़ंत ही होते हैं। और ये एक स्क्रिप्ट है, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का जो स्क्रिप्ट है वो यही है और यही चल रहा है। और फिर जहां तक आपने बात की कि जी वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास होना चाहिए जब तक आगाही नहीं होगी, बिल्कुल आप आगाही दें, आगाही देनी चाहिए। और वुमेन प्रोटेक्शन बिल की बात है कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी जितने पास हो चुके हैं उनका अंजाम भी सोसाइटी अभी तक भुगत रही है। ये वुमेन प्रोटेक्शन बिल्स पास होने का ही नतीजा है कि यहाँ पर खातून को एक इजाजत है कि वो मनगढ़ंत इल्जामात लगा सकती है तलाक के बाद अपने शौहर के ऊपर, वो उसके खिलाफ फॉल्स केसेस रिपोर्ट कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का फॉल्स केस बना सकती है, कुछ भी ना निकले उस केस के अंदर, उसके सालों जाया करे अपने शौहर के, उसके बाद से उसके पास उसकी लिए कोई सजा का तरीकेकार नहीं है, कोई उसकी पूछ नहीं है, और वो बिल्कुल आजाद है। वो जिस तरीके से चाहे जो है वो अपने जो है ना शौहर की किरदार कशी भी करे, उसको ब्लैकमेल भी करे, उस पर फॉल्स केसेस भी बनाए। तो ये जनाब वुमेन प्रोटेक्शन बिल्स पास होते रहे हैं जो अब तक माजी में, ये उन्हीं का नतीजा है जो अब तक हम भुगत रहे हैं। तो अभी जो है ना मुआशरे को जरूरत मजीद वुमेन प्रोटेक्शन बिल्स लाने की नहीं है, मुआशरे को जरूरत इंसाफ की है, क्योंकि प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही था कि वेलफेयर ऑफ द माइनर शुड बी द पैरामाउंट कंसीडरेशन। तो फिर उसका तकाजा यही है कि इंसाफ होना चाहिए ना, फिर कि जब अगर जुल्म जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं है तो फिर जुल्म के नाजायज इल्जामात, मनगढ़ंत इल्जामात की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। नहल 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 क्या उम्र है नहल की? 4 साल। 4 साल की। अच्छा, ये घर से ही रो रही है कि मैंने नहीं जाना, उसके गंदी जगह पे मैंने नहीं जाना। आपको नहीं अच्छा लगता? ये जगह नहीं अच्छी लगती? क्यों? गंदी है, डर लगता है? हाँ, मामा चाहिए। अच्छा, मामा नीचे है ना, मामा के पास जाना है। अभी 2 मिनट में मामा के पास जाते हैं। वो हमारे ना अकेले तो धमकियाँ लगाता है। अच्छा, आप मतलब नानी और नवासी आती है मिलने के लिए, ठीक है, तो क्या धमकियाँ लगाता है? कि मैं देख लूँ। अब 2-3 दिन पहले उसने कहा है कि मैं बच्ची आपसे छीन लूँगा, ये 2024 में ना मैंने ले लेनी है वापस। अच्छा, हमारा सामान भी है उधर, वो भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तलाक क्यों हुई? ये कभी कहता मुझे पसंद नहीं। अच्छा, मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब शादी होगी आपकी बेटी की
तो उसके बाद क्या वजह हुई, तलाक की क्या वजह हुई, मतलब किस बात पे लड़ाई होती थी? आपने कहा कि वो ना तो वो खर्चा देता था, खर्चा नहीं देता था, ठीक है, और तो ना खाने को कुछ देते थे, खाने को कुछ नहीं देते ये थे। होने वाली थी पूरा माँ अंडा मंगा के खाती होती थी, रोटी उसकी माँ सालन छुपा लेती। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अदालती माहौल जो है वो बच्चों की मुलाकात के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल भी जो है इस माहौल में बच्चों का मुलाकात करना अपने वालिदैन के साथ ठीक है। तो जनाब किसने रोका है? हल की तरफ जाएं। नानी अम्मा या जो वालिदैन हैं जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं कोर्ट के अंदर मुलाकात करवाने के लिए, तो उन्हें किसने कहा है कि कोर्ट की मुलाकात को जारी रखें? वो कोर्ट को कहें कि भाई ठीक है, मैं बाप को हक देती हूँ घर की मुलाकात का, ये घर की मुलाकात करे, कोर्ट ऑर्डर करे, कोर्ट छोटी बॉन्ड लेती है, जैसे कोर्ट बैलफ मुकर्रर करती है, कानूनी तरीकेकार होता है, बैलफ जाता है, साथ वो बच्चे की हवालगी होती है, फिर टाइम पर बच्चा वापस आता है, तो ठीक है। किसने कहा है कि बिल इसको प्रोसीड करें? बाप को मुलाकात का शेड्यूल ना देने की में सबसे बड़ी रुकावट ही माँ होती है, खुद होती है। वो चाहती है कि अदालती मुलाकात हो, क्योंकि अदालती मुलाकात होगी तो तभी तो बच्चे को बदजन करना बाप से या उसको दूर करना जो है वो जरूरी होगा। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि अव्वल तो माएँ आती नहीं है, बच्चे को कभी पेश ही नहीं करती है अदालत के अंदर। बहुत गार्डियन केस होने के बाद भी जज के एक चंद कई महीने जाया करने के बाद जो है फिर बच्चे को लाया जाता है, वो भी टाइम पर नहीं लाया जाता, वो भी रेगुलर नहीं लाया जाता। क्यों? उसकी वजह यह है कि माँ को कोई पूछ ही नहीं है, माँ का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ये तो जनाब मौजूद है हल। तो ये जो हाल है बच्चे की इस माहौल में मुलाकात करवाना, ये तो खुद माएँ चाहती हैं, ठीक है। और अगर माएँ नहीं चाहती तो वो खुद जाके कोर्ट में कह दें, मसला ही हल हो जाएगा, बाप को स्केड्यूल मिल जाएगा। क्योंकि बाप को इसलिए तो रुकावट ही जो है वो माँ ने खड़ी की होती है कि इसको स्केड्यूल ना लेने दिया जाए, ये कोर्ट की मीटिंग जारी रखे। क्योंकि कोर्ट की मीटिंग जारी रखेगा तो उनकी कोशिश होती है कि हम इसको इसी तरह भगा देंगे इस केस में से, ये कोर्ट आएगा नहीं है, नौकरी छोड़ के बार बार अपनी दिहाड़ियां तोड़ के आएगा, तो ये खुद ही जनाब जलील होके भाग जाएगा। फिर जहां तक इल्जामात की बात है कि जी खाने को नहीं देते थे, खर्चा नहीं देते थे, तो मैंने वही बताया कि ये रूटीन के इल्जामात है, इनमें कोई हकीकत होती ही नहीं अक्सर औकात। तो ये तो फिर केस फाइल से ही सारा कुछ पता चल जाता है कि क्या कुछ बैकग्राउंड पे चल रहा है। ना समझ आने वाली बातें हैं कि खर्चा नहीं अगर मिलता था तो वो खर्चा कहां से आ रहा था, वो माँ बाप पे कर रहे थे, इधर कितने महीने पे किया, कितने हजार रुपए हर महीने भेजते थे। ये सारी चीजें है ना जो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, उसके बाद ये इल्जामात में कुछ समझ आती है, अदरवाइज तो ये मनगढ़ंत इल्जामात ही होते हैं हमारे पास अक्सर केसेस के अंदर। दूसरी बात जो है सामान्य जहेज के केस के हवाले से, कि भाई सामान्य जहेज अगर शोहर वापस नहीं करता तो बिल्कुल लड़की वालों के पास तो ऑप्शन है कि वो जाके सामान्य जहेज का दावा कर दें। और हमारे मुल्क के अंदर तो लड़कियां चाहती हैं कि सामान्य जहेज का दावा जो वो पहले फाइल कर दें। और उसकी वजह क्या है कि सामान्य जहेज का दावा फाइल करने की, क्योंकि सामान्य जहेज का जब दावा फाइल किया जाता है तो उसमें 1 रुपए के सामान की 4 रुपए कीमत शो करके जो है वो उसको रिकवरी क्लेम की जाती है अदालत से। क्योंकि ये भी कानून ने एक लूप होल दिया हुआ है ख्वातीन को कि जनाब आप बगैर किसी सबूत के, हमारी जो है जुडिशरी जो है हायर जुडिशरी जो है उसने ये असूल तय किया हुआ है कि औरत के लिए कोई सबूत पेश करना, कोई खास चीज साबित करना जो वो जरूरी नहीं है सामान्य जहेज क्लेम के अंदर। बिना किसी सबूत के भी सिर्फ प्रिजम्पशन की बुनियाद के ऊपर भी उसको क्लेम मिल सकता है। यही वजह है कि औरतों ने धड़ल्ले के साथ जो है वो इतने इतने क्लेम किए होते हैं। जो जहेज नहीं लाई होती उसने भी 10 लाख की लिस्ट बनाकर लगाई होती है, जो जहेज लाई है 5 लाख का उसने 25 लाख का क्लेम डाला होता है। तो वो इसीलिए कि जनाब ज्यादा से ज्यादा जो है वो कमाई हो, यहाँ से ज्यादा पैसा मिले। तो सामान्य जहेज का दावा करने का हक ना सिर्फ औरत के पास है बल्कि झूठा दावा करने का हक भी औरत के पास है। और औरतें इस दी गई सहूलत को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रही हैं। सब खेलती है, सारा कुछ करती है, चली जाती है बाहर। हमने उसे कभी कुछ कहा है? आप क्यों जाती है? हाँ, जाके ठीक हो जाएगी। तो मेरे पास, मैं तो नहीं जानती इसको, मैं तो पहली दफा देख। कितना अरसे से आप? मम्मा बात जोड़ दोगे? आप तो कहीं लेके तो नहीं जा रहे आपको? नहीं, मैंने घर जाना। तो बच्ची रो रही है मेरे तो जहां तक बच्चे छीनने का इल्जाम है तो वो तो सबको पता है कि माँ को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बाप ले ही नहीं सकता, बाप के पास कोई तरीकेकार ही नहीं है। बाप बच्चा छीन लेगा तो उसके बाद 491 की रेट लगेगी, उसको कबर में से भी निकाल के ले आएंगे और बच्चा रिकवर करवाएंगे। जबकि माँ जब बच्चा लेकर गायब होती है तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके लिए वो गार्डियन कोर्ट के अंदर आके एप्लीकेशन दो और कई महीने की जो है वो ख्वारी काटने के बाद, इंतजार करने के बाद
वो भी बड़ी किस्मत होगी तो चंद माह के अंदर जो है वो मुलाकात शुरू होती है, अदरवाइज वो भी नहीं होती है। और वो भी जब तक औरत चाहती है वो जो है अदालत के हुक्म को भी पामाल करती रहती है, क्योंकि उसको पता है क्योंकि माँ के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होना, तो बस ठीक है फिर करते रहो जितनी देर तक इसको लिंगर ऑन कर सकते हो। तो वो एक अजियतनाक जो प्रोसेस है वो सारा काटा जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जो है ना बाप छीनने की कोशिश करेगा या छीनने के इल्जाम लगाएगा। अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो ये सबको पता है कि कानून में ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है उसके लिए। छीनने की क्या बात है, वो जनाब उसके स्कूल मिलने चला जाए, वहां पर पर्चा देने की कोशिश की जा सकती है, वहां पे पुलिस को कंप्लेन कर दी जाएगी कि भाई ये बच्चा यहाँ से उठाने के लिए आया। तो ये कुछ जो है ना वो हो रहा है और ये सहूलत दी गई है। तो ये इन इल्जामात की अगर बाप कर भी रहा है, इस तरह की धमकियां लगा भी रहा है, तो वो बेमानी है और ये हम सबको पता है। आपकी बेटी है जी, मेरी आप बेटी उनसे है। मिलने के लिए आए, तलाक क्यों हुई? जी वो शादी के बाद जो बेबी बर्थ हुई है वो किसी के साथ भाग गई थी इस्लामाबाद, अच्छा उससे शादी कर ली जाके। ठीक है, तो बाद में फिर जब उस शख्स ने उसको 5 दिन 6 दिन बाद उसको वापस भेज दिया, ठीक है। तो वो वापस आके कहते हैं कि मुझे दोबारा रख लें। अरे एक तो- मिनट, तलाक के बाद कहीं और शादी कर नहीं, ली? तलाक के बाद नहीं, तलाक से पहले ही वो किसी के तलाक साथ से चली पहले गई। कैसे कोई शादी कर सकता है? यही तो हमें उससे शादी कर ली थी? उसके पास चली गई थी, अब शादी का मुझे नहीं मालूम अच्छा था। अच्छा बाद में जब 5 दिन बाद वापस आई है, 26 दिन की बेटी मेरी छोड़कर मुझे चली गई थी वो। अच्छा, बच्ची भी छोड़ के चली जी, गई थी? बाद में आके मुझे कहती ब्लैकमेल किया उसने अच्छा और कहती जी मुझे वापस रख लो। ठीक है, फिर आपने क्या तो किया? मैंने कहा नहीं अब तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन उसने फिर उस केस कर दिया मेरे पे। अब वो क्या कहती है? अब उनका अब उसने केस क्या है? अब उसने 3.5 साल से मेरे से खर्चा जो लगा हुआ वो मैं दे रहा हूँ ठीक प्रॉपर, है। मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन जब अच्छा। कोई 4 माह 6 माह बाद मुलाकात आती है वो टॉर्चर किया होता है बच्ची को, ये उसकी तस्वीरें भी मैंने अदालत में दिखाई ठीक है, क्या टॉर्चर किया उसको होता है? मारती है कि आप अपने पापा से नहीं मिलोगे, ब्रेन वॉशिंग अच्छा। करती है। वो बच्ची को मुझे पता लगा क्योंकि हम एक ही एरिया में रहते हैं, हाँ। मुझे पता लगा कि उसने बच्ची किसी और को सेल आउट कर दी। अलहदगी की वजह कोई भी हो, चाहे शौहर ने तलाक दी है या बीवी ने तस्दीक निकाह का दावा किया है कोर्ट के अंदर, वेलफेयर ऑफ माइनर शुड बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वेलफेयर ऑफ माइनर की बजाय वेलफेयर ऑफ वुमेन के ऊपर जो है वो अमल ज्यादा हो रहा है। और यही वजह है कि माएँ अव्वल तो मुलाकात स्केड्यूल की जो है पाबंदी नहीं करती हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया होता है वो मानती ही नहीं कोर्ट के ऑर्डर को, और जो है उसके बाद से बार बार ऑर्डर होने के बावजूद जो है या तो वो अपीयर ही नहीं होती हैं कोर्ट के अंदर, मुलाकात का स्केड्यूल जो है वो उसको फॉलो ही नहीं करती हैं। और अगर वो कभी मुलाकात करवाने के लिए घिसी पिटी सी अदालती मुलाकात के लिए आती हैं तो टाइम पर नहीं आएंगी, और जब आएंगी और मुलाकातें करेंगी तो नागे करेंगी बीच में से बार बार। तो ये एक ऐसा साइकिल है जिल्लत और रसवाई का जिससे पाकिस्तान की फैमिली अदालतों के अंदर हर बाप ही गुजर रहा है। बात यह है कि बच्चों की ना ब्रेन वॉशिंग करते हैं पेरेंट्स, यहाँ पे इनजस्टिस है। 3 साल की बच्ची की ब्रेन वॉशिंग करता है? मेरी बेटी है 3.5 साल की, 4 साल की। तो आप कहती हैं कि 3 साल की बच्ची की ब्रेन वॉशिंग नहीं होती, अब ये मेरी बेटी है 3 साल की। ठीक है, अब आप ये काइंडली सुने क्या कह रही है बच्चे। बस दैट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। जॉइंट फैमिली सिस्टम में थी कि नहीं? नहीं, जॉइंट फैमिली नहीं थी मतलब मेरी। लड़की की माँ जो लड़की है। की माँ की जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कितने से बाद तलाक हुई? मेरी तकरीबन हुई थी कोई 1.25 साल बाद। सिवाय उसकी माँ के और कोई मसला नहीं था? नहीं, और कोई मसला नहीं। और कोई मसला नहीं था, आप और लोग कोई आपस मसला में खुश थे? खुश थे। खुला Issues हुई होते कि थे। तलाक? खुला हुई थी, उसने खुला ली थी। अच्छा, मैंने डाइवोर्स नहीं दी, मैंने अच्छा। पैचअप करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, कुछ 6-7 हमारी मीटिंग्स भी हुई, अच्छा। जिसमें मैंने इनका से कहा कि जी आपकी हर शर्त मानने को ठीक कबूल है। है, लेकिन वो किसी उस पर नहीं मानते। 3 साल की बच्ची की ब्रेन वॉशिंग हो भी सकती है और हर कस्टोडियन माँ को ये सारे तरीकेकार पता भी हैं, और ये एक रूटीन की प्रैक्टिस है। पहली तो बात ये है कि अगर तलाक जो है वो बच्चों की पैदाइश से पहले है, उस बच्चे की पैदाइश से पहले है, तो उसको तो बच्चे को बाप से मिलाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि बाप के पास कोई हक ही नहीं है। बाप अगर कोर्ट नहीं भी गया, सिर्फ उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, उसके वो चला जाता है अपने लड़की अपनी साबका बीवी के मैके पे चला जाता है कि मुझे बच्चे से मिलवाया जाए, तो वो पुलिस बुला लेते हैं, वहां पे बदमाशी की जाती है, पुलिस वाले आके तड़ियां लगाते हैं। हालांकि कोई कानून नहीं है इसका, लेकिन उसके बावजूद सारा कुछ किया जाता है, क्योंकि औरत है ना, औरत को प्रोटेक्ट करना है। यही वुमेन प्रोटेक्शन का नतीजा जो है कि आज हम भुगत रहे हैं।
तो ये हक वहां पर नहीं मिलता। और दूसरी बात है कि अगर वो अदालत आ भी जाएगा तो वो भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो फौरी थोड़ी मुलाकात स्टार्ट हो जाएगी। तो जब बच्चे की पैदाइश के बाद उसे शनाख्त ही ना करवाई जाए उसका बाप कौन है, जबकि उसकी बजाय वो अपना बाप जो है अपने सुतेले बाप को बोले या अपने नाना को बोले या अपने मामू को बोले, तो जाहिर है ये ब्रेन वॉशिंग की पहली स्टेज है, महरूमी। और जब उसके बाद से जब उसकी मुलाकात शुरू करवा भी दी जाएगी अदालत में तो नागे से करवाई जाएगी, रेगुलर नहीं करवाई जाएगी। उसको बताया नहीं जाएगा कि ये तुम्हारा बाप है, उसको बताया जाएगा ये अंकल है, ये पैसे देने वाले अंकल है जो पैसे देते हैं अदालत में आके हर महीने। तो इस तरह की बातें जब की जाएंगी, फिर इसके अलावा उसके जहन में डाला जाएगा, जब थोड़ा थोड़ा सा उसको समझ आना लग जाएगा इस बंदे के साथ मेरा कोई रिश्ता है, उसको डराया जाएगा कि भाई ये तुम्हें मार देंगे, ये तुम्हें बोरे में डाल के ले जाएंगे, ये जो है वो तुम्हें जो है वो अगवा कर लेंगे, ये तुम्हारे साथ ऐसे कर लेंगे, ये तुम्हारे साथ वैसे कर लेंगे। फिर इनकी दी भी कोई चीज नहीं खानी है। फिर अगर वो गोद में पकड़ने की बात कोशिश करे तो उसको पकड़ाएंगे नहीं। अगर वो पकड़ने की कोशिश करेगा तो माँ वहां पर चीखो पुकार करेगी कि जी मुझे टच कर रहा है, जी मुझे जो है वो हाथ लगा रहा है। ये सारे तमाशे जो है ना वो हमारी अदालतों में होते हैं और ये सबको पता है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो चल रही है हमारे अदालती मुलाकातों के अंदर, और ये इसी तरीके से ब्रेन वॉशिंग की इब्तिदा भी होती है और इसी तरीके से ब्रेन वॉशिंग को जो है वो पीक लेवल तक लेके जाया जाता है। और यही नतीजा होता है कि वो बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके जहन में एक कैरेक्टर की लिए एक जो है वो नफरत को डेवलप किया जाता है। और ये सारी चीजें जो हैं इन कस्टोडियन माओ को पता है, उनको ये सारे हरबे पता है और उनकी पूरी प्रैक्टिस होती है, उनको सारा पता है कि हमने किस तरीके से नफरत पैदा करनी है बाप की इसकी औलाद के नजर में। और ये तो फिर भी अलहदगी की बात है ना, अलहदगी से पहले भी जो है हमारे मुआशरे में किसने बताया कि ये दाद के जो है वो बदमाश होते हैं, दाद के जो है वो जाहिल होते हैं, दाद के जो है वो वफादार नहीं होते, दाद के जो है वो अच्छे रिश्तेदार नहीं होते। ये भी माएँ ब्रेन वॉशिंग करती है ना। तो इससे बड़ी एग्जांपल क्या है इसको समझने के लिए कि जो माएँ साथ रह रही होती हैं वो साथ रह के भी ब्रेन वॉशिंग करना चाहे तो कर सकती हैं और करती हैं। बताएं कि आप इधर आए हुए हैं, हमने खवातीन से भी बात की है, आप फादर हैं, ठीक है, और आप अपने बच्चे से मिलने के लिए आए हैं। बेटी है बेटा है क्या है? एक बेटी है 11.5 साल की और अच्छा। एक बेटा है 9 साल 2 माह का। कितना अर्सा हुआ है तलाक को? डिवोर्स को हो गए हैं 6 साल और 1 माह। ये मुझे बताएं, आज आप आए मिलने के लिए? मुलाकात, लेकिन मुलाकात नहीं मुलाकात। अच्छा, कितना अर्सा हो गया मुलाकात नहीं हुई? ये जो घर वाली मुलाकात है तो 4 साल से नहीं हुई है। यहाँ पे कभी कभार ले आते थे पहले, जब से ये ऑर्डर हुआ है कि जी बच्चे बाप को दे दिए जाएं तब तो से नहीं मिला। जी तो ये पूछूं कितना अर्सा हुआ है? 1 महीना हुआ है? नहीं, इसमें जो है ना 3 माह से ज्यादा टाइम हो। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहती हूँ, तलाक क्यों? तलाक इस वजह से हुई कि जी उन्होंने कहा कि जी आप अपने वालिदैन से नहीं मिल सकते। और रहते कहाँ थे आपकी बीवी बच्चे उस वक्त? ये इधर ही लाहौर में वॉल्टन रोड पे हमारा। मतलब मेरा मतलब है आपके वालिदैन के साथ रहते थे कि अलग रहते थे? वालिदैन से तो नहीं रहते थे, अलग रहते थे। अच्छा, तो फिर आपके वालिदैन से क्या मसला था? मुझे मसला समझ नहीं आ रही। बस यही मसला है कि जी ना मैं वालिदैन से मिल सकता हूँ ना मेरे बच्चे मिल सकते। पोता पोती भी नहीं मिल सकता जी, पोता पोती भी नहीं मिल। इस बात पे तलाक हो गई? जी, इसी बात पे उन्होंने आगे से तलाक के वक्त पे क्या कहा कि क्या वजह है? उनका तो वो यहाँ पे एक पैट बना होता है जी, कि क्या पैटर्न है वो जी बच्चों को तशद्दुद करते हैं जी। अच्छा, तशद्दुद उन्होंने कहा, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस लिखवाया है? डोमेस्टिक वायलेंस लिखवाया हुआ और वो उनके मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से तलाक हुई है, आपके मुताबिक ससुराल की वजह से हुई है? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ मुअज़्ज़ज़ अदालत को चाहिए कि सब लोगों के साइकेट्रिस्ट के पास एनालिसिस होना चाहिए और उसकी बुनियाद पे फैसला होना चाहिए। मेरा भी हो, उनका हो, बच्चों का हो, पता लग जाएगा कौन। देखिए बाहर मुल्कों में होता है, बाहर मुल्कों में यही होना चाहिए। और फिर तो आपका ख्याल है यहाँ भी ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए? मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ इसका। एक तो मीटिंग के अंदर मसला ये है कि मुलाकात करवाएगी नहीं माँ, और फिर बाप जो है वो कोशिशें कर करके दरखास्तें दे देकर और तरले कर करके जो है वो मुलाकात लगवाएगा, और मुलाकात जब शुरू करवाई तो वो नागे के साथ हो रही, रेगुलर नहीं हो रही। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, हत्ता कि वो अपने गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जो वहां पर डिफाइन की गई है, उसके बावजूद बाप को कस्टडी नहीं मिलेगी। कस्टडी दूर की बात है, वो एज जो है जो डिफाइन की गई है वो उस तक पहुंच भी जाते हैं, उतने बड़े हो भी जाते हैं, तो घर की मुलाकात फिर भी चैलेंज बनी रहती है। फिर भी जरूरी नहीं है कि घर की मुलाकात मिल जाए, और अगर ऑर्डर हो भी गए तो उस पर जो है वो कोई अमल दरामद हो जाए। अब अगर माँ ने तो करना है बच्चों को मुतनफर, माँ ने डालनी है रुकावटें। अगर घर की मुलाकात के ऑर्डर हो भी गए हैं तो वो क्या करेंगे कि जनाब वो घर की मुलाकात नहीं करवाएंगे, वो नागे के साथ आएंगे और अदालतों में आकर जो है ना वो नागे से वो मुलाकातें करवा देंगे कि भैया अदालती मुलाकात कर लें जी, घर की मुलाकात जो है ना वो नहीं करवाएंगे। और घर की मुलाकात के लिए
लिए अगर बैलेंस जाएगा भी तो वो गायब हो जाएगी माँ बच्चे लेकर कि भाई है ही नहीं, यहाँ पे रह ही नहीं रहे, या वो फलानी जगह पर गए हैं, फलाने रिश्तेदार के पास गए हैं। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के बहाने लगाएंगे, उनकी शादियों के, उनकी फौजियों के जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये सारा कुछ चलता है, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि तलाक की वजह कोई ऐसे नहीं होती एग्जैक्ट कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो मैं तलाक दे रहा हूँ, या मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो मैं जाके तनसीख निकाह की डिग्री अदालत में ले रही हूँ। वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये एक बहुत लंबी डिबेट है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हालात पैदा किए जाते हैं। अगर मर्द ने तलाक देनी हो या औरत ने तलाक लेनी हो तो उनको पता होता है कि वो कैसे हालात पैदा करेंगे तो तलाक हो जाएगी। तो बस जो इंटरेस्टेड होता है अलहदगी करने में, जो चाह रहा होता है वो हालात वैसे ही पैदा कर देता है। जब वो हालात वैसे पैदा होते हैं तो एट द एंड क्या होता है, वो तलाक हो जाती है। लेकिन तलाक किसी भी वजह से हो गई तो फिर पैरामाउंट कंसिडरेशन जो वेलफेयर ऑफ माइनर थी वो क्यों डिस्टर्ब हो रही है? असल तो प्राइम ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए था अदलिया का कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। जब बच्चों की जिम्मेदारी इक्वल दोनों पे है ही नहीं तो जाहिर सी बात है वहां पे नाइंसाफी होगी, जो कि हो रही है। और जहां तक बात है डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस की, तो वो तो सारी औरतें लगाती हैं भाई अपने दावों के अंदर। उन्होंने कौन सा साबित करना होता है, या कोर्ट कौन सा औरत से सबूत मांग रही है कि साबित भी करो कि डोमेस्टिक वायलेंस हमारे साथ हुई है। बस ठीक है, एक रूटीन की प्रैक्टिस है, क्योंकि मर्द की इज्जत तो कोई इज्जत नहीं है। एक स्क्रिप्ट बना हुआ है कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, उस स्क्रिप्ट में ये बातें लिखनी होती हैं कि जी डोमेस्टिक वायलेंस करता था, रात के 3 बजे 3 कपड़ों में निकाल दिया, मैंने तो अपनी वालिदैन की इज्जत की खातिर बहुत घर बसाने की कोशिश की लेकिन ये इसने मुझे घर से निकाल दिया। तो ये सारी बातें भाई ये मनगढ़ंत कहानी है। और अब मेरे ख्याल मुआशरे को अब इससे आगे बढ़ जाना चाहिए कि अगर मर्द इल्जाम लगा रहा है तो उस पर तो बड़ा सब कैसे जाते हैं, बंदूकें तान लेते हैं, लो जी साबित भी करो। जब औरत लगा रही है तो कोई बात नहीं, वो आम सी बात है। तो ये तो तमाम ख्वातीन इसी तरह ही कर रही हैं, इल्जामात लगाती हैं, किरदार कशी करती हैं, फिर जहां पर वो काम कर रहा होता है उसको खराब करने की कोशिश करती हैं। और कुछ ख्वातीन तो किताबें तक भी लिख देती हैं अपने शौहर और साबका शौहरों की किरदार कशी के लिए, क्योंकि औरतों पर तो कोई पाबंदी है ही नहीं ना। वो तो जिस तरह मर्जी किरदार कशी करें, उनसे किसने कोई सबूत मांग लेना, ना अदालत ने ना मुआशरे ने। आप भी आए हुए मिलने के लिए आज? जी मुलाकात, मैं लिया से आया हूँ। आपकी तलाक किस वजह से हुई? वो एक्ट्रेस बनना चाह रही थी, वो कहती मैंने दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छी, तो आपने सपोर्ट किया, ठीक है चाहे। लेकिन मुझे बताएं ना, घर चोरी निकल आई है, वो लाहौर आके बैठ गई है, लिया से हैं, ये इधर से 400 किलोमीटर है, तो उससे और जगह पे वो रह रही है, वहाँ से बच्ची भी पैदा हो गई है। अच्छा। और 1 साल हो गया मुलाकात नहीं हो रही, अदालत हम धक्के खा रहे हैं, लिया से यहाँ आते हैं। ठीक है, आपसे उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया था कि वो एक्टिंग करना चाहती हैं? वो तो उन्हें मैं मना करता कि जिस वक्त मैं घर आता पहले मेरी टिकटॉक बनाओ, इसे अपलोड कर दो, टिकटॉक बनाओ। मैं कहता हूँ खाना तो खाने तो जरा सब्र करो, तो गपशप लगाते हैं, नहीं टिकटॉक बनाओ, मैं ये कपड़े पहनूं, मुझे ये कपड़े लाओ। अच्छा, उन्होंने खुला की क्या बुनियाद क्या बनाई है कि खुला क्यों? ये वकीलों के रिटायर हुए फिक्रे होते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। अच्छा, वो कह रही हैं कि मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, शराब पी के आ जाती है। आप क्या खर्चा देते हैं? मैं तो उसे दे रहा हूँ 20,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। अच्छा, वो भी ले रही है, बच्ची मुलाकात भी नहीं करवा रही। पाकिस्तान में हर लड़की को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मर्द शादी क्यों करता है। मर्द शादी करता है फैमिली बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, उनकी परवरिश के लिए, घर की देखभाल के लिए। और औरत को अगर एक्टिंग करनी है या कोई भी उसने कोई कैरियर अपनाना है तो शादी से पहले उसके पास ये हक है कि जनाब वो ये मुतालबा अपने माँ बाप से करे सबसे पहले कि भाई मैंने अपना कैरियर परस्यू करना है, मैंने तो शादी करनी नहीं है, मैं तो एक्टिंग करूंगी या मैंने फलानी चीज करनी है, मेरा तो कैरियर इंपॉर्टेंट है। अपने माँ बाप को ये बताती नहीं है, शादी पहले कर लेती है। जब शादी हो जाती है तो फिर ये शौहर के साथ जो है ना वो रफड़ डालना शुरू कर देती है कि जी मैंने तो ये अपना जो है ना वो कैरियर बनाना है, मेरी तो ये मसला है, मेरी तो जिंदगी तबाह होगी, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरा तो इंटरेस्ट जो है वो फलानी जॉब में था, मेरा इंटरेस्ट जो है वो फलानी जगह जाने में था। तो भाई ये चीजें उनको अपने वालिदैन को बतानी चाहिए, और अगर उन्हें अपने वालिदैन को नहीं बताई है तो फिर शौहर के साथ जो है वो सींग फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। शौहर ने शादी की थी फैमिली बनाने के लिए, तो ठीक है फिर फैमिली बनाए। और ठीक है फिर फैमिली नहीं बनाना चाह रही, अलहदगी करना चाह रही है, ठीक है अलहदगी भी कर ली, ये भी हक दिया हुआ है कानून ने। अब उसके बाद से कानून में एक और नाइंसाफी है, खर्चा पहली मुलाकात पहली डेट से लग जाएगा, जबकि जो मुलाकात है उसका कोई पता ही नहीं है, उसके लिए रुलते रहो। खर्चा बाकायदगी से बीबी लेती रहेगी, और मुलाकात जो है वो मैं पहले बता चुका हूं कि वो पहले तो अव्वल तो पेश ही नहीं होगी, पेश होगी तो नागे करेगी, आएगी जिस दिन तो टाइम पर नहीं आएगी, बच्चे लाएगी तो उनको नफरत दिलाएगी, उनको पकड़ने नहीं देगी, वहां पे चीखो पुकार करेगी, तमाशा लगाएगी, अपने भाई और बाप को साथ लाएगी कि वो किसी न किसी बात पर जो है ना वो वहां पे कोई सर्कस लगाएं। तो ये इसी तरह से मामला चलता रहता है। तो ये एक इनजस्टिस है ना भाई, अलहदगी हो गई तो बच्चों की फिर वेलफेयर है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन नहीं है हमारे वहां।
क्या आपके बेटे हैं? जी जी मेरे बेटे। अभी तो मतलब डिवोर्स नहीं हुई ना अभी तो? बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाहते हैं कि डिवोर्स हो? नहीं, हम नहीं चाहते। क्या रीजन है? मतलब कि ये क्यों डिस्टर्बेंस हो गई है? डिस्टर्बेंस है क्योंकि कुछ वो चाहते हैं कि जो उनकी हर बात है वो पूरी की जाए। ठीक है, तो वो क्या पेरेंट्स के साथ तो नहीं रह रहे थे? आपके पेरेंट्स के साथ तो नहीं रहते, आप तो अलग रह रहे थे? हाँ जी, अलग रह रहे थे, हर चीज़ भी पूरी की जा रही है, लेकिन अब पता नहीं कौन सी ख्वाहिशात हैं जो अब पूरी नहीं की जाती। पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे आप तो। हाँ ऐसे ही है। पसंद की शादी है? नहीं, पसंद की शादी नहीं है, अरेंज मैरिज है। अच्छा, फैमिली मैरिज है? नहीं, आउट ऑफ फैमिली है। हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन मसला तो आप दोनों ही ने हल करना है ना। कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी अगर कम्युनिकेशन गैप हो तो उसको तो मैं फील नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन खवातीन कहती है ना कि हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बात नहीं समझता, ये तो हम सबको गिला होता है। ऐसी कोई बात काम किया जाता है लेट नाइट तक। अच्छा, एक्स्ट्रा मेरे काम की सिचुएशन ऐसी है कि मुझे थोड़ा घर से बाहर रहना पड़ता है। तलाक़ें होने की एक बहुत बड़ी वजह वो ये है कि हमारे लीगल सिस्टम के अंदर एक मिजाज बन चुका है। लोगों को ये बात पता लग चुकी है कि लड़की जो है वो जब शादी करेगी, शादी के कुछ दिनों बाद ही वो अपनी शराइत को इम्पोज करने की कोशिश करेगी मर्द के ऊपर, उसको मोल्ड करेगी अपनी जो है वो तरीके के मुताबिक। मर्द उससे जब इख्तलाफ करेगा, उसकी बात नहीं मानेगा या वो अपने मुताबिक अपने घराने को चलाने चाहेगा, तो औरत के पास ऑप्शन है जाके एक फॉल्स केस बना दे उस मर्द को ब्लैकमेल करने के लिए। तो जब इस तरह के लूप होल्स रखे जाएंगे और इस तरह की ऑप्शंस दी जाएंगी तो जाहिर है वहां तलाक़ें ही होंगी ना। वहां पे कौन किसी के साथ जो है वो रहना चाहेगा जब एक ऑप्शन जो दे दी गई है। और अब तो ये सिचुएशन हमारे माशरे में बन चुकी है कि औरतें अब जो है वो अपने शौहरों को धमकियां लगाती हैं बाकायदा कि तुमने मेरे मुताबिक अगर जिंदगी ना गुजारी, कि जो जो चीजें मैं इम्पोज करी उसके मुताबिक, मेरे ऑर्डर के मुताबिक चलना पड़ेगा, और अगर उसको फॉलो नहीं किया तो मैं जाके तुम्हारे ऊपर केसेस बना दूंगी कोर्ट के अंदर, फिर भुगताते रहना, पैसा भी लूंगी तुम्हारे से, तुम्हारे बच्चे भी नहीं मिलवाऊंगी। तो ये जब इस तरह के मामला चलते रहेंगे तो जाहिर है वहां तो तलाकें बढ़ेंगी। इसलिए फिर तलाकें भी बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही हैं और ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जब तक हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर बैलेंस नहीं आएगा, जब तक हमारे कानून के अंदर बराबर की शिकें नहीं डाली जाएंगी मर्द और औरत के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यही लगा रहेगा। You're still his wife. Yeah. और आपकी twins हैं, अभी हमने बच्चों को भी देखा, very cute kids, माशाल्लाह, very nice। और आपके in-laws भी यहाँ हैं। अच्छा, they don't want a divorce and I can understand कि क्या I do think the circumstances and the situation shouldn't be come at the stage where you have to you have to take the court। आपसे पहले रूम से निकलते हो, फिर आप घर से निकलते हो, तो आप निकलते निकलते it means you do not want to keep it to you। You are the one who want to expose your relationship। With twins, obviously, leaving a marriage is going to be very very difficult। तो आपने इतना बड़ा स्टेप जब सोचा है तो क्यों इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? मैंने कोई स्टेप ना लिया ना सोचा। ठीक है, ये सब स्टेप्स लिए गए हैं। आई एम द वन जिस पे सब स्टेप्स इम्पोज हुए हैं। कोर्ट पहले कौन आया? I've got the notice from them। अच्छा, आपको उधर से नोटिस मिला, आप साथ रह रही हैं और नोटिस आ गया आपके पास? मैं अपने पेरेंट्स की तरफ। कितने अरसे आप अपने पेरेंट्स के घर में थी? तब तो when I've got the notice तब 3 months हुए थे। और आप खफा होके आई थी? नहीं, मैं खफा होके नहीं आई थी। अच्छा, मुझे निकाला गया था। तो now what are you thinking? Would you want to compromise? Would you want to कोई दरवाज़ा खुला है? अल्लाह ताला वो करे जो बेहतर है। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा। कानूनी तौर पर देखा जाए तो मर्द के पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि वो बीवी के ऊपर जो है वो चीजें जो है जबरदस्ती इम्पोज कर सके, क्योंकि अगर वो अलहदगी जब भी होगी और बीवी कोर्ट में जाएगी तो वो सारे के सारे केसेस उसके खिलाफ ही बनेंगे, मर्द के खिलाफ बनेंगे और उसको उनको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कानून के अंदर जितने भी राइट्स हैं वो है ही औरतों के राइट्स। अब मर्द के राइट्स तो अव्वल तो ना होने के बराबर है, मिलेंगे ही नहीं आपको बहुत सारी चीजों में, और अगर मिलेंगे भी कोई राइट्स कानून में लिखे हुए तो वो इम्प्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आएंगे, वो हकूक वैसे ही नहीं दिए जाएंगे। दूसरी जहां तक बात है कि डिवोर्स नोटिस के हवाले से जरूरी है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहा है तो वो एक डिवोर्स नोटिस तहरीरी तौर पर भेजेगा उसके पास, और फिर जो है उसको बीवी को वो मिलना जरूरी है। यूनियन काउंसिल को भी उसकी मुतलका जो यूनियन काउंसिल है उसको मिलना भी जरूरी है। वो नोटिस उसको मिलेगा और उसके बाद से कानूनी इद्दत का वक्त जो है वो मुकम्मल होने के बाद वो तलाक जो का मौसर सर्टिफिकेट जो है उसको मिलेगा।
अदरवाइज अगर देखा जाए कि अगर बीवी तंसीह निकाह के लिए जा रही है कोर्ट में और उसने वहां पर अगर फॉल्स एड्रेस भी डाल दिया, फेक एड्रेस डाल दिया है अपने शौहर का जहां पे वो रहता ही नहीं है और फर्जी नोटिस करवा दिए, तो अदालत हमारे जो है में इसकी तहकीक करने की कोई प्रैक्टिस ही नहीं है सिरे से कि तहकीक की जाए कि ये शौहर का एड्रेस है वो ठीक है भी कि नहीं, कि शौहर को ये नोटिस वाकई मिला भी है कि नहीं मिला, और वो वैसे ही यकतरफा डिग्रियां दे दी जाती हैं और खातून जो है वो यकतरफा डिग्री देके निकल जाती है। इसीलिए बहुत सारे शोरों के साथ को ये भी फेस करना पड़ता है कि बीवियां उनके साथ रह रही होती हैं या उनके सिरे से उनके इल्म भी नहीं होता कि कोई केस हुआ है, और वो केस की जब डिग्री हो जाती है और जब बच्चे वो घर से ले जाती हैं एक दिन अचानक, तो उनको पता लगता है कि जनाब मोहतरमा तो मेरे खिलाफ जो है वो तंसीह के निकाह का दावा किए बैठी थी और वो तो कार्रवाई पूरी चला रही थी और रह भी मेरे साथ ही रही थी और मुझे शो करवाया हुआ था कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजर रही है। तो ये तो इनजस्टिस हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, और बिल्कुल ये भी बात बहुत अच्छी है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें मूव करनी चाहिए। जैसे कि शौहर स्टेप बाय स्टेप अगर अलग ही करना चाहता है तो वो नोटिस भेजेगा, बीवी को अगर नोटिस नहीं मिलेगा तो वो तो तलाक इफेक्टिव ही नहीं होगी और वो जरूरी है कानूनी तौर पर। लेकिन इसी तरह जब जो बीवी है उसको भी स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करने की उस पर कोई इंपल्शन होनी चाहिए ना, उस पर तो कोई इंपल्शन नहीं है, वो तो जनाब फॉल्स फेक एड्रेस डालेगी और एक फॉल्स केस बना के कर देगी, एक तरफा फैसला ले लेगी। और इस तरह हो रहा है हमारे माशरे के अंदर, केसेस बनाए जाते हैं, तंसीह के निकाह का फॉल्स केस नहीं बन रहा तो डाउरी का फॉल्स केस बना देगी। तो इस तरह करके जब उसके ऊपर लाखों की डिग्री डाल जाएगी बंदे के ऊपर, उसके घर पर जब बैलफ अदालती आ जाएगा तो लो ये पैसे निकाल तो तेरे खिलाफ डिग्री है, तो ये गिरफ्तार करने आए, तो उसको पता चलता है कि भी मेरे खिलाफ ये सारा कुछ हो गया। I have been coming for the last 3 years now. 3 years, अच्छा। डिवोर्स हो गई है जी, खुला का केस है। खुला का केस, पर खुला फाइनल हो गई है? खुला फाइनल हो चुकी है। अच्छा, इसका मतलब ये कि आप तलाक नहीं देना चाह रहे थे? नहीं, मैं देना नहीं चाह रहा। अच्छा, क्या वजह तलाक की, क्या वजह? बस कुछ नहीं बन सकी और उनकी तरफ से उन्होंने स्टेप लिया और वो लेकर आए मुझे कोर्ट में। अच्छा, मैं उनको लेकर नहीं आया। और बच्चे आपके कितने हैं? माशाल्लाह एक बेटा वो बैठा हुआ उस तरफ। अच्छा, तो ही इज 9 years old, डिस्पाइट के 9 years old है, कोर्ट मुसलसल मेरे खिलाफ फैसला दे रहा है। क्या खिलाफ से क्या मतलब? खिलाफ से मुराद के मैं फुल कस्टडी ना चाहता हूँ ना मुझे मिलनी है। आई नो दिस। आप नहीं चाहते? आई वांट विजिटेशन स्केड्यूल कि घर पे विजिट कर सके, आपके घर पे विजिट कर सके। जी ठीक। ओवरनाइट स्टे एंड टू द फुलेस्ट। आर यू मैरिड नाउ? आर यू रीमैरिड? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। अच्छा, तो फिर ये भी कोई इशू नहीं है। हाँ जी, बस आपका बेटा जो है वो जब आता है यहाँ पे इस माहौल में मिलता है तो आई कैन सी कि वो चुपचाप बैठा है। इज दैट योर सन ओवर देयर? माशाल्लाह माहौल तो इज नॉट गुड बट मिलता सही तरह। अच्छा, हंस के मिलता है, खुशी से मिलता है। क्यों सही नहीं है बताएं? माहौल obviously कोर्ट का माहौल है, but I want to know from you। देखें इसमें ना इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंस। एक तो मुझे उन्होंने ATM मशीन बनाया हुआ, मैं तो रेगुलर शुरू से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट होती है। आप उसको किसी शॉपिंग मॉल लेके जाएं, खाने पे लेके जाएं, बेटे को उससे टाइम गुजारें। अच्छा, और इसकी इजाजत नहीं है? इसकी इजाजत नहीं है और वो मुझे इधर ही कह रहे हैं बार मिलो। क्या आपने ऐसा क्या किया? कुछ किया होगा ना, दिल दुखाया होगा, क्या किया? देखें बात सुनिए कि आप कहने क्या ऐसा हुआ तो नहीं, अब कहने का मकसद है कि नहीं बनती एट टाइम्स। मैं भी अजियत में हूँ, आई एम नॉट हैप्पी कि मुझे इधर आना पड़ता। हमारे अदालती निज़ाम के अंदर जो है बाप को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है और ये कहा जाता है कि जी बच्चा तो है वो अपनी लीगल एज जब पूरी करेगा, जैसे कि बेटे के लिए 7 साल की उम्र है, तो उसके बाद से कोई जो है ना कोई कोर्ट जो है वो कस्टडी उठा के जो है ना वो बाप को दे देगी, जबकि कोर्ट का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जबकि 7 साल का जो एज है वो पूरा होने के बावजूद बच्चा बड़ा भी हो गया उसके बावजूद बाप ही केस वेलफेयर ऑफ माइनर अपने केस में साबित करेगा, बताए कि वो अच्छा बाप क्यों है। और वेलफेयर ऑफ माइनर के तकाजे जो है वो सब हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जजमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो वेलफेयर ऑफ माइनर बस कोर्ट ने देखनी है, अपनी मर्जी से अपनी नजर से देखनी है, उसके बाद देखा जाएगा कि कस्टडी आया के बाप को मिलनी है या नहीं मिलनी है। इससे भी बड़ा जुल्म ये कि वो लीगल कस्टडी की एज पूरी करने के बावजूद कई बापों को कस्टडी तो दूर की बात है, होम विजिटेशन के राइट्स नहीं मिले। वो नहीं मिलते कि वो जो है उनको अपने घर में जाके उनसे मुलाकात कर सके, अच्छे माहौल में मिल सके। अदालत के माहौल में इतना जो रश लगा होता है विजिटेशन रूम के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कान में कोई आवाज नहीं पड़ रही होती है
क्यों? क्योंकि अगर वो इस तरह हो गया तो बच्चे का बाप से बॉन्ड बनेगा, बच्चे का बाप से बॉन्ड बनेगा तो माँ रुकावट कैसे डालेगी? तो वो माँ भी जो है एट द एंड कोशिश करती है कि अगर कोर्ट ज्यादा रिलीफ दे रही है तो उसे कम रिलीफ पर अमल करवाया जाए। अगर घर की मुलाकात दे भी रहेगी कोर्ट तो वो कोशिश यही करेगी कि वो घसीटती रहे मामले को अदालती मुलाकातों तक ही, उसी तक महदूद रखे। तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो कि हो रही है कि अगर कानून में या तो आप एज डिफाइन ही ना करें, वहां लिख दिया भाई कोई एज डिफाइन नहीं है, और अगर एज डिफाइन की गई है तो फिर उस पर अमल भी फिर उस तरीके से करें, कोई ज़ाब्ता बनाया जाना चाहिए जो कि अब तक जो है वो बना नहीं इसके अंदर। और फिर एट द एंड समझ ही कुछ नहीं आता कि बच्चे की किस उम्र में जाके कब जाके जो है बाप को कस्टडी मिलेगी। दूसरी बात है कि सौतेली माँ को तो डाइन बना के पेश करते हैं, सौतेले बाप के बारे में तो कोई बात नहीं करता, उस हवाले से तो कोई बात नहीं है। तो माशरती एतबार से भी जो है अगर बीवी जो है वो जाके दूसरी शादी कर लेती है और अपनी जवान बेटियों को जाके उसके रिश्तेदारों के साथ मेल जोल रखती है, सारा कुछ करती है, उसके घर में आना जाना रहता है, बल्कि उसकी दूसरी जो पहले से औलाद मौजूद है जिसका कोई रिश्ता ही नहीं बनता अब इस औलाद के साथ जो इसने दूसरे शौहर से पैदा की है, वो उनके साथ घुल मिल के रह रहे हैं जिनका कोई रिश्ता ही नहीं है उनके साथ, तो वो फिर भी जो है कोई मसला नहीं, वहां पर तो कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। लेकिन सौतेली माँ को जो है ना वो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का कैरेक्टर बनाकर पेश किया जाता है। और जहां तक बात है दिल दुखाने वाली, भाई दिल दुखाया, अगर फर्ज करें दुखाया भी है, माँ का दुखाया है, तो उससे क्या जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है वो कैसे इफेक्ट होगी, वेलफेयर ऑफ माइनर कैसे डिस्टर्ब होगी। और दूसरी बात ये कि जब माएँ जो हैं वो घरों से चली जाती हैं या किसी अपने आशिक के साथ भाग जाती हैं, बच्चे गायब कर देती हैं, तो वहां पर किसी ने कहा है कि जी मर्द का बड़ा दिल दुखाया गया तो चलो वो खर्चा नहीं दे सकता, खर्चा इसलिए नहीं दे रहा, वहां तो कब्र से भी निकाल के ले जाते हैं मर्द को कि भाई खर्चा पूरा करो, कोई नागा नहीं हो सकता, इसके अंदर ये बैलेंस है तुम्हारे जिम्मे, ये तुमने अदा करना है, नहीं अदा करोगे तो उसकी जायदादें बेच दी जाती हैं। तो यहाँ तो बड़ा अप्लाई की जाता है बड़ी सख्ती के साथ, लेकिन ये असूल जो है वो मुलाकात के वक्त या कस्टडी की हवालगी के वक्त माँ के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। अच्छा मुझे बताओ कि when you come here and you meet your dad, so is it enough time? I don't really think so. You think there should be more time? Yeah, maybe half an hour more. Half an hour more? That's it? अच्छा छोटी. So what would you do if you get half an hour more? यहाँ पे कितने 2 hours बढ़ते नहीं थे, 12 to 2 मिलता है, 2 hours 3 hours 3 hours मिलते हैं, ठीक है। So you want half an hour more, हाँ? Yeah. Half an hour भी काफी है। तो half an hour में क्या हो सकता है? Talk to him. Talk to him. What about like do you like to play like football or cricket or would you like to do that? Yeah. अच्छा। 3 school is fine? Yeah. अच्छा very good. 3 साल से आप आ रहे हो यहाँ पे कि 2 साल से आ रहे हो? 2 years? अच्छा okay. So but you want half an hour more. Really half an hour more. Zayan is not asking for more. He's asking for half an hour more. Lovely to meet you, Zayan. Thank you. Yeah, what a polite, mashallah, what a lovely समझते रहो बच्चे। बच्चा खुद चाह रहा है कि वो अपने बाप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, और जितनी उसकी अकल है उसके मुताबिक वो बता भी रहा है कि जी मैं इतना टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद बच्चे की स्टेटमेंट मुलाकात शेड्यूल लगवाने के लिए पैरामाउंट कंसिडरेशन नहीं बन पा रही है। बच्चे की मुलाकात जो है वो का जो हक है घर पे मुलाकात का वो बाप को नहीं दिया जा रहा, जबकि बच्चा भी चाह रहा है। तो ये अगर वेलफेयर ऑफ माइनर वाकई पैरामाउंट कंसिडरेशन है कोर्ट्स की, तो फिर बच्चों की जो स्टेटमेंट है ये बेवकूफ क्यों है? और अगर किसी को मेरी इस बात की समझ नहीं आती तो वो इस प्रोग्राम का ये क्लिप काट कर कोर्ट में जाकर दिखा दें कि बच्चे की ये स्टेटमेंट है, तो फिर आप खुद ही देख लें आपके साथ क्या बिहेवियर होता है उस बाप के साथ, उसको मिलता है होम विजिटेशन का राइट्स या नहीं मिलते। Is it stressful? मतलब सैटरडे को आना मिलवाना मतलब मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है, बट ये ऑब्वियसली एक आप कमिटमेंट होती है। मुश्किल एज इन लाइक इमोशनली मुश्किल है? यस। क्यों? बिकॉज अगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो आई एम नॉट विलिंग टू मतलब मुलाकात करवाने, क्योंकि सबके केसेस सेम नहीं होते, सबकी स्टोरी सेम नहीं है। और ये आपकी बेटी है? yes. अच्छा, तो ये जब आती है तो खुश आती है यहाँ पे मिलने के लिए? जी अभी तो इसको होना नहीं है, बिकॉज शी इज़ मतलब यही समझती हैं कि शायद मतलब जैसे एक नर्सरी में जाते हैं स्टडीज़ मतलब प्ले एरिया समथिंग। अच्छा। मतलब मैंने उसको बताया तो है इज़ योर फादर, तो लेकिन अभी उसकी अटैचमेंट नहीं है। क्यों अटैचमेंट नहीं है? फादर को देखा नहीं? देखा है तो अटैचमेंट क्यों नहीं है? बट अभी नहीं है ना, अभी बॉन्ड उस तरह का नहीं है। तो अब सडनली कैसे बेटी याद आ गई है? यही तो बात है ना कि सडनली कैसे याद आ गई है, बिकॉज वो तो आपको लगता है कि तंग करने के लिए याद आ गई है? जी ये मोस्टली यहाँ पे ऐसे सिनेरियो ऐसे ही बना हुआ है। अच्छा।
खींचना। आपके भाई भी साथ आए हैं, स्ट्रेसफुल है, पूरी फैमिली के लिए स्ट्रेसफुल है। यस। अलैदगी के बाद कोई कस्टोडियन मदर नहीं चाहती है कि वो बच्चों की मुलाकात जो है वो उनकी हकीकी बाप से करवाए, मगर वो ये चाहती है कि उनका बाप जो है उनके खर्चे में नागा ना करे, वो वक्त पर अदा होना चाहिए। दूसरी बात कि बाप को जो है इतने अरसे बाद याद क्यों आती है। पहली तो बात ये कि कुछ बाप जो अलैदगी की फौरी बात केसेस कर देते हैं, उनको भी फौरी मुलाकात नहीं मिलती है, उनको भी एक तवील अरसा जो है वो इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद से उस मुलाकात के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से बच्चों को मुतनफर किया जाता है, जिस तरीके से अदालती हुक्म की तामील नहीं की जाती, बार बार हुक्म होने के बावजूद उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती है, पैसे लगते हैं, ट्रैवलिंग लगती है, दिहाड़ियां तोड़ के आना, नौकरी छोड़कर आना, उसके बावजूद मुलाकात नहीं मिलती है। बच्चे नफरत आमेज जुमले इस्तेमाल करते हैं, जो बातें बच्चों ने अपनी आंखों से होती नहीं देखी हैं वो कहानियां उनको सुनाई जाती हैं। बाप का खौफनाक किस्म का जो कैरेक्टर है वो बनाकर पेश किया जाता है और उनको मुतनफर किया जाता है अपने बाप से। तो फिर बहुत सारे जो बाप हैं वो ये भी सोचते हैं कि भाई जब मैंने कोर्ट जाना है और यही सब फेस करना है तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत है जाके जो है वो इतना नुकसान करने की, जबकि एट द एंड रिजल्ट कोई नहीं मिलना उस मुलाकात का मुझे। तो फिर वो वेट करते हैं कि ठीक है बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, कि कम से कम ये बच्चों के रोने धोने वाला जो फैक्टर है और जो जरा सी बात पर गोद से बच्चे छीन लेने वाला जो फैक्टर है ये तो खत्म होगा ना। तो जब बच्चे थोड़े से बड़े होंगे तो फिर उनके साथ जाके मुलाकात करेंगे। तो ये सारा इसीलिए है कि अदालती मुलाकात है। अदालती मुलाकात जो है वो है ही बच्चों के लिए नुकसानदेह, बच्चों के लिए सूटेबल है ही नहीं। और इसका तो बड़ा आसान सा हल है कि माँ के लिए अगर ये कोफ्त वाला माहौल है तो माँ को चाहिए कि माँ अदालत को कहे कि ठीक है जी मैं रोड़े नहीं अटकाऊंगी होम विजिटेशन के स्केड्यूल बनने में, आप स्केड्यूल बनाएं, बाप को बाप से जो भी आपका तरीकेकार है, छोटी बॉन्ड लेना, अदालती बैला मुकर्रर करना, वो ठीक है वो करते रहें। और उसके बावजूद उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे कोई कंसर्न ही नहीं आने का, मैं घर बैठूंगी, मुझे खर्चा आता रहे हर महीने मेरे अकाउंट में, और बच्चों की मुलाकात इस तरह होती रहे और बच्चे टाइम पर वापस आते रहे। इतनी सी बात है, मगर ये हल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि असल मकसद तो ये है कि बच्चों की मुलाकात जो है वो रोकी जाए बाप से, बच्चों का बॉन्ड ना बनने दिया जाए। जब बच्चों का बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो कैसे पहचानेंगे बाप को? उनको तो पता ही नहीं होता कि ये हमारा बाप है या कोई पैसे देने वाले अंकल है। बेसिकली मैं ऊपर सारा घूम के आई हूँ, ऊपर जितने मैं फादर से मिली हूँ वो ये मुझे कह रहे हैं कि जी खर्चा लेने के लिए तैयार होते हैं लेकिन विजिटेशन के लिए ये मिलवाते नहीं हैं, बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं। आई हैव हर्ड दिस ऑल माई लाइफ। आप ये कह रहे हैं कि खर्चा भी नहीं है, बच्ची रिकग्नाइज भी नहीं कर रही फादर को, आप भाई हैं। तो क्या आपकी क्या साइड ऑफ द स्टोरी? The thing is कि यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि यार always the man is right, it's not about that। तो हर दफा औरत की साइड से नहीं होता, दूसरी साइड से भी होता। अब मैं आपको एक अपनी साइड की स्टोरी बताऊँ। शी इज माय सिस्टर, राइट? ठीक है। एंड हाउ द मैरिज स्टार्टेड अप एंड दैट गाय वाज अ फ्रॉड, राइट? Even though कि उस बंदे ने he wanted her to abort this kid, that's what he wanted। That's domestic violence। Exactly। आता तो domestic नहीं है। मतलब अगर आप किसी को abortion करने को कहें तो that is domestic violence। And the funny part is that then लेकिन अब वो मिलना चाह रहे हैं। And now he wants it, even though he's not paying a single penny for that। तो what does the judge say? क्योंकि यहाँ तो सारे मर्द कह रहे हैं कि जजेस औरतों की साइड करते हैं, फेवर करते हैं। You know, judges का scene, I respect that and everything, but the thing is कि यहाँ पे prolong होते रहते हैं केस। You know, it's been like 4 years now। अच्छा। So I don't think so things are going in the right way। आप रेगुलरली आते हो विजिटेशन के लिए बच्ची को लेके? अच्छा। नहीं आते तो वो घर में वो भेज देते हैं, वारंट्स भेज देते हैं। अच्छा, आपने खुला लिया? यस। अच्छा, खुला का बेसिस क्या था, रीजन क्या लिखा हुआ है? बेसिस इज टोटली बिकॉज़ मेरी जो शादी थी इज टोटली अरेंज, एक रिश्ता कराने वाले और के थ्रू हुआ था। तो हम नहीं जानते थे उसको, टोटली बैकवर्ड एरिया, मतलब गांव विलेज पर्सन था। लेकिन वो मॉडल टाउन एरिया में, बिलोंग टू मॉडल टाउन फैमिली, तो वो भी यहीं पे रहते थे लेकिन रेंटेड फैमिली थी, रेंटेड हाउस। तो कमिटमेंट बेस पे किया था कि लाहौर में ही रहना है, तो बट सच कुछ नहीं हुआ कि आफ्टर 1 वीक गाँव ले गए। अच्छा। मेरी फैमिली को भी नहीं इस चीज़ का पता था कि मैं गाँव चली गई हूँ। अच्छा। और वहाँ वापस भी नहीं आ रहे थे और वहाँ से उठा के। जी हाँ जी। That is also domestic violence। बाप अगर खर्चा नहीं देगा या खर्चा पूरा नहीं देगा या खर्चा में नागा करेगा
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको उससे माफी मिल गई है, वो बैलेंस उसके जिम्मे रहेगा और वो बैलेंस उसने बिल्कुल क्लियर करना है। नहीं क्लियर करेगा या थोड़ी ताखीर करेगा उस मामले के अंदर तो उसके खिलाफ फौरी 17A की कार्रवाई होगी, उसको जेल भेजा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब माँ के खिलाफ तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर उसने कोई मुलाकात मिस कर दी है, नहीं करवाई है, तो वो अब ऑल्टरनेट मीटिंग मिलेगी। उसका कोई बैलेंस नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेट मीटिंग भी वो करवाए। और इसी वजह से माएँ स्किप करती हैं मुलाकातें, रेगुलर नहीं करवाती हैं, टाइम पर नहीं आती हैं तो बच्चे मिलने नहीं देती हैं, बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती हैं। तो इस तरह के मामला जो है, लेकिन उसके लिए माँ के लिए तो कोई सजा नहीं है, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई का तरीकाकार ही नहीं है। अब जहां तक एबॉर्ट करवाने की बात है, अगर बाप मजबूर कर रहा है माँ को कि तुम इसको एबॉर्ट करो, 100% ये एक ज्यादती है और ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसके सिनेरियो को उल्टा करें, अगर बाप बच्चा पैदा करना चाहते हैं और माँ एबॉर्ट करवाना चाहती है, तो वहां सबकी जुबानें बंद हो जाती हैं। यहाँ तो लड़कियां क्या करती हैं कि 2-3 माह साथ गुजारती हैं, बाद में मेडिकल रिकॉर्ड सारा घर से छुपा कर जो है वो बहाने से ले जाती हैं और बाद में बच्चे से इनकारी हो जाती है कि ये बच्चा तो कोई है ही नहीं, अब प्रेगनेंसी तो कोई हुई नहीं। तो बाप के पास क्या वे आउट है? क्या बाप के पास कोई कानूनी हक है कि वो इंक्वायर कर सके कि जी प्रेगनेंसी जो मैंने की थी उसका जो है वो बच्चा किधर गया? कोई हक नहीं है उसके पास, वो तो पूछ ही नहीं सकता। बाप को तो ये हक नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी में जो है अलहदगी हुई है तो वो जाके मेडिकल रिपोर्ट्स ही मांग सके कोर्ट से कि भाई ये हर महीने रेगुलर मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो जमा करवाएं, अदालत में लगाएं साथ कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिकॉर्ड चल रहा है, क्या उसका हेल्थ रिकॉर्ड है, ताकि मैं उससे आगाह हो सकूं कि मुझे मेरे बच्चे को कोई जान को खतरा तो नहीं है। ऐसा तो कोई हक बाप को नहीं मिलता। मुझे बताएं कि कितना मतलब तकलीफ दे भी तो होता है। मेरे लिए आज बहुत इमोशनल जज्बाती दिन रहा है, क्योंकि मुझे बच्चे भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, माँओं के चेहरे पे भी एक उदासी है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। अक्सर बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, 6-6 माह के बच्चे भी मुलाकात के लिए आते हैं और वो बच्चे कैसे चुप होते हैं। और जो माँ होती है वो बेचारी बाहर, यानी कि उसकी कैफियत ये होती है, वो तड़प रही होती है बार बार दरवाजे से देखेंगी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मेरे बच्चे को क्या हो रहा है। और तकरीबन 2-3 साल के बच्चों को बहुत मुश्किल आके, जो जब 7 साल के बच्चे होते हैं तब जाके थोड़े यानी कि मुलाकात में बेहतर हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको पता चलता है। नहीं तो 3-4-5 साल तक तो बच्चे बड़ी मुश्किल से रोते हैं। फिर उनको हम कोशिश करते हैं, हमारा लेडी स्टाफ भी है, हम कोशिश करते हैं उनको यानी कि थोड़ा चुप करवाने की। अच्छा, मुझे पता है ये तो जगह भी आपने नहीं बनाई, कानून भी आपने नहीं बनाया, लेकिन एक बाप की हैसियत से, एक मर्द की हैसियत से, एक शादीशुदा शख्स की हैसियत से आपको लगता है कि कुछ माहौल मुख्तलिफ होना चाहिए, कुछ हालात, मतलब जब इस नहज तक चीज़ें पहुँचे, कोई है तजवीज़ आपके दिमाग में ऐसे जस्ट लाइक मेरे ऑफिशियल नहीं, ऐसे आपकी पर्सनल कैपेसिटी में? नहीं, मेरी पर्सनल तो इसमें यही है कि ये मामला होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें अगर मैं बात करूंगा, नहीं होना चाहिए, तलाक वाला मामला ही नहीं होना चाहिए। अगर वो भी गई है तो बच्चों के मामले में वालिदैन को बाहर ही कोई कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ताकि बच्चों की फलाह जो है ना वो अच्छी हो, बच्चों की तरबियत अच्छी हो। इस तरह इधर तो बच्चे ना, फादर को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? क्योंकि जिम्मेदारी मर्द पर आती है, बाप पर, कि वो उसने उसका नानों देना है। अच्छा, वो अगर वो आराम से दे देगा, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी औरत को। आपके लिए भी तकलीफ दे होता होगा कि बच्चे भी इनके हैं और फिर भी इसके बावजूद रो रहे होते हैं। हाँ, वो खींचना उसका इतना बुरा लगता है कि जबरदस्त। हाँ जी, वो खींच रहे होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं, मर्द कहते हैं कि नहीं, ये औरतों ने ब्रेन वॉश किया हुआ है। ये मैं लफ्ज़ सुन के कि उनको हमारे खिलाफ वर्गलाया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है। नहीं, क्योंकि औरत ब्रेन वॉश नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकती, क्योंकि 1 साल के बच्चे का क्या ब्रेन वॉश होगा। अदालती मुलाकात के दौरान कस्टोडियन माएँ ये ट्रिक इस्तेमाल करती हैं कि जैसे ही बच्चे की तवज्जो थोड़ी सी उनसे हटती है और बच्चा बाप के साथ मशगूल होता है और थोड़ा सा घुलने मिलने लगता है, तो वो फौरन जो है अपना चेहरा दिखाकर या किसी तरीके से उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करके उसको उससे रोकती हैं, ताकि बच्चा जो है बाप से मानूस ना हो सके किसी तरीके से, और वो इसी तरीके से रोता रहे, चिल्लाता रहे। और ये बात देखी जाती है खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है कि जैसे ही वो थोड़ा बहुत खेलने कूदने लगते हैं बाप के साथ, मुस्कुराने लगते हैं, तो बच्चे की माँ या बच्चे का नाना या बच्चे का मामू जो है उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं और जिससे बच्चा जो है वो रोना शुरू हो जाता है। और यही उनकी ख्वाहिश होती है कि इस तरह हर मुलाकात पर कोई ना कोई फसाद होता रहे और इस तरीके से बाप डिसहार्ट करके होकर जो है वो यहाँ से मुलाकात करना छोड़ देगा इसी वजह से।
दूसरी बात कि ये बात तो हमें बहुत अच्छी तरह मालूम होती है कि बाप जो है खर्चा नानो नफका देना जो है पाबंद है, बिल्कुल पाबंद है, देना भी चाहिए। लेकिन क्या माँ पाबंद है मुलाकात करवाने की? क्या माँ इक्वल मुलाकात का हक देने की पाबंद है? वो तो पाबंद नहीं है। तो माँ तो अगरचे मुलाकात करवाती ही नहीं, मुलाकात करवाना शुरू करती है तो रेगुलर नहीं करवाती, रेगुलर करवाती तो टाइम पर नहीं आती, टाइम पर आती है तो बच्चे को डिस्टर्ब करती है बार बार। और दूसरी बात यह है कि अगर माँ के लिए ये प्रोसेस इतना ज्यादा तकलीफ दे है और हमें इतना एहसास है कस्टोडियन माओ का, तो ये तो मुसीबत उन्होंने खुद खड़ी की हुई है अपने लिए। उनको चाहिए कि कोर्ट में जाकर कह दें कि भाई हमने मुलाकात करवाने के लिए अदालतों में हम नहीं आ सकते, हमें हमारा खर्चा बैंक अकाउंट में मिलता रहे जैसे मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुलाकात जो है वो अदालती बैलफ के जरिए हो, बाप के हैंड ओवर किया जाए बच्चा एक कानूनी प्रोसीजर के तहत, और उसी प्रोसीजर के तहत जो है बच्चा वापस ले लिया जाए। मगर ऐसा नहीं किया जाता तो असल में बाप को घर की मुलाकात का शेड्यूल रोकने के लिए ही तो माँ ये सब कुछ कर रही होती है, उसको अदालतों में ला रही होती है। वरना अगर माँ चाहे और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दे तो वहां सारे का सारा मसला ही खत्म हो गया, घर की बच्चे की मुलाकात शुरू हो जाएगी, बाप को कोई तगोदो नहीं करनी पड़ेगी होम विजिटेशन के लिए, और उसी वजह से माँ को भी नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं किया जाता क्योंकि असल मकसद ये होता है कि बच्चे को रोका जाए कि वो किसी तरह से अपने बाप के साथ मानूस ना हो सके, क्योंकि वो मानूस नहीं होगा तो वो एक बतौर अच्छी एटीएम मशीन ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। मुझे बताएं कि बेलिफ जब वारंट भेजते हैं कि जी आपने ये आपकी विजिटेशन थी, आपने मिलने नहीं दिया, तो बहुत से फादर्स कह रहे हैं कि वो वारंट्स भी जाते हैं उसको भी वायलेट करती हैं खवातीन। बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा 100% वो बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया यहाँ से 99% जो मर्द है ना वो सही है। अच्छा हाँ जी 100%। ये तो पहला बंदा निकला है वो। अच्छा बाकी तो सारे ये नहीं कह रहे। ये जो बच्चे का जो है ना माएँ जो होती हैं ब्रेन वॉश करती हैं। अच्छा हाँ जी। तो आपकी तो जो कॉलीग है वो मान ही नहीं, इधर ही फटा हो गया है। मैं बता रहा हूँ ना, वो कह रही है कि 1 साल का बच्चा 6 माह के बच्चे भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे आते हैं, 6 माह का बच्चा या 1 साल के बच्चे को आप कैसे ब्रेन वॉश करेंगे जो बोल ही नहीं रहा। 6 माह के बच्चे को मिलने ही नहीं देते वालिद से। ब्रेन वॉश की तो बात की बात है ना। ठीक है। वो वालिद से मिलने ही नहीं देते, चेहरा तक नहीं देखने देते। यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, फादर देखे हैं आगे जो तरसते हैं अपने बच्चों को मिलने के लिए। माएँ जो है जी 6 माह का बच्चा और 1 साल का बच्चा जो है बिल्कुल वो भी ब्रेन वॉश हो सकता है, और उसकी तरीकेकार यही है कि ये स्टेप बाय स्टेप होती है ब्रेन वॉशिंग, यकदम कुछ नहीं हो जाता। और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है? अव्वल तो उस बच्चे को बाप से मिलवाओ ही ना, उसको बाप की शक्ल ही ना दिखाओ, और बाप अगर जो है उससे कोई मुलाकात लगती है तो रेगुलर मुलाकातें ना कराओ, मुलाकात अगर होती है तो टाइम पर ना हो, मुलाकात अगर होती है तो बार बार उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करो, बाप से कोई चीज ना उसको पकड़ने दो, कोई चीज खाने ना दो, इस तरह के तमाशे करो, वहां फसाद करो, लड़ाई झगड़ा करो, गालम गलोच करो, क्योंकि कानून ने कौन सा औरत को पूछ लेना है। तो इस वजह से इस तरीके से फिर ब्रेन वॉशिंग होती है और बच्चा मुतनफर होता है। और ये हमारे माशरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है, और ये उन औरतों को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती है। इसकी मिसाल बहुत अच्छी है, जो साथ रह रही होती हैं वो जब ब्रेन वॉशिंग करती हैं और दादकों से मुतनफर कर सकती हैं शौहर के साथ रहते हुए, तो बाप से मुतनफर करना माँ के लिए कौन सी बड़ी चीज है। और इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कौन सही है कौन गलत है। जहां तक कंसर्न है बैलफ के जरिए जो मुलाकात का हक जो है वो इस्तेमाल करने का, बिल्कुल वहां पे ये बात 100% दुरुस्त बैठती है कि बैलफ के जरिए अगर अव्वल तो बात यह कि माए मुलाकातें करवाएंगे नहीं, अगर बैलफ जाएगा तो उसको भी टालेंगी, कभी कहीं पर बच्चे को भेज देंगे। बहुत अगर सिचुएशन हो गई बन गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या है घर का ताला लगा के कहीं इधर चले जाएंगे, हम साहब घर जाके बैठ जाएंगे। तो इस तरह का बहुत कुछ हो सकता है। और इस तरीके से अगर घर की मुलाकात मिली हुई है तो उसमें भी यही तमाशे हैं कि घर की मुलाकात क्यों रेगुलर नहीं होती बापों की। इसी वजह से नहीं होती जनाब कि बाप जनाब अगर दूसरे शहर का है या दूसरे इलाके का है, कहीं का भी है जनाब, वो अपने वसाइल खर्च करके नौकरी धंधा छोड़ के जा रहा है मुलाकात के लिए बैलफ को लेके, उधर जनाब उन्होंने एक बहाना तैयार किया होता है पहले से ही, और वो जनाब जो है कोई नई जो है वो बहाना लगा देते हैं, और क्या है कि वो मुलाकात जाया चली जाती है, और बाप जो है वो वैसे ही खाली हाथ सबको पैसे दे दिला के खिला पिला के वापस आ जाता है और मुलाकात उसको मिलती नहीं है। आप ये सोचने की जो अदालत में मड स्लिंगिंग फिर होती है कि जी ये अच्छी माँ नहीं है, ये बुरी माँ है, और हमारे अब ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जुडिशरी के अंदर भी एक जेंडर इम्बैलेंस है। सो जो पर्सपेक्टिव आ रहा है चाइल्ड कस्टडी केसेस में भी अनफॉर्चुनेटली वो एक मेल पर्सपेक्टिव ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। पिदरशाही निजाम में औरत को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है और बच्चा ये देख रहा है।
कौन सा जेंडर डोमिनेंट है कानून के अंदर या अदालती निजाम के अंदर, इसको देखने का बड़ा आसान सा तरीका है। निकाह नामा से शुरू करें, पूरा फैमिली कोर्ट्स एक्ट खंगालें, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट खंगालें, अदालतों की प्रैक्टिस देखें तो बिल्कुल समझ आ जाएगा कौन सा जेंडर जो है वो डोमिनेंट है यहाँ पर और किसके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। तो जहां तक मर्दों की बात है तो भाई मर्दों को तो कोई हकूक ही नहीं है फैमिली लॉ के अंदर, और अगर कोई हैं भी थोड़े बहुत तो वो उन पर जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह है। गलत इल्जाम जहां तक लगाने की बात है या बद किरदार साबित करने की बात है तो वो हकूक औरत को दिए गए हैं झूठी FIR करवाने के। मर्द के पास कोई हक नहीं है, मर्द की तो सच्ची FIR भी नहीं होगी। अगर मर्द अपने बीवी के कैरेक्टर के हवाले से कोई सबूत भी अदालत में पेश कर देगा तो क्या हो जाएगा, कोई कार्रवाई हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, आंखें बंद कर ली जाएंगी उसके ऊपर। और औरत जो है वो आती है और ये एक रूटीन की प्रैक्टिस है, बकाया घरेलू तशद्दुद के इल्जामात हो गए या मर्द के कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस बनी हुई है, दावे में लिखी जाती है उसमें तड़का मसाला लगाने के लिए। तो कभी अदालतों ने सबूत मांगे औरतों से कि आप जो इतने बड़े बड़े इल्जामात अपने शौहर के ऊपर लगा रही हैं, इसका कोई सबूत भी है आपके पास, या आपने से झूठे इल्जामात लगा के अपने मुकदमे को जो है ना वो एक हमदर्दी का जो है पहलू इसमें शामिल करने के लिए ये सब कुछ किया। जबकि मर्द दूसरी तरफ अगर अव्वल तो जुबानी इल्जामात उसको लगाएगा ही नहीं, वो लगा सकता भी नहीं है, लगाएगा तो उसका फिर जो बर्ताव होता है वो भी देखने के काबिल होता है। और दूसरी बात है कि अगर वो कोई सबूत रखता भी है और वो दिखाता है कि ये देखें जी इसने ये सब कुछ किया है, तो वो सबूत फाइल का हिस्सा ही नहीं बनाए जाते। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि बतानी चाहिए, माशरे को पता होनी चाहिए। लेकिन ये तब पता चलेगी जो बंदा इसमें इस प्रैक्टिस में आए, देखेगा पर्सनली, जिसके साथ खुद होगा, वो इस सारे सिचुएशन को देखेगा हर स्टेज के ऊपर, तब पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलता। ऐसे तो जितनी मर्जी बातें कर लें, जितनी मर्जी कहानियां कर लें, तो वो उसका तो कोई वेरिफिकेशन का तरीकाकार नहीं है। वेरिफिकेशन का तरीकाकार बहुत सिंपल है। किसी भी शहर से पाकिस्तान का शहरी बिलोंग करता है, वो अपने शहर की फैमिली अदालतों में जाए और वहां जाके अपनी आंखों से देखे फैमिली केसेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है, दावों में क्या कुछ लिखा जाता है, किस तरीके से मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जाते हैं, तो साफ क्लियर हो जाएगा कौन सा जेंडर डोमिनेंट है और किस जेंडर को जो है वो डोमिनेट किया जा रहा है जानबूझकर मुआशरे में एक एम्पावरमेंट के नाम पर कि वो जनाब दूसरों के राइट्स को अब्यूज करे। We are one of the few Muslim countries जिसमें एक्चुअली आपका जो निकाह नामा है उसमें ये प्रोविजन दी गई है, लेकिन हक हमें नहीं मिल रहा। ना खुला का हक मिल रहा है, ना हमें पहली बीवी से इजाज़त लेने वाला हक जो कि आपका कानून ले रहा है। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? जब आप काट रहे हैं वो सेक्शन निकाह नामा का, तो वो ज़रा एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारी बच्चियाँ सुन रही हैं। वी मस्ट गेट दैट आउट ऑफ यू। निकाह नामे के कॉलम नंबर 18 में जिस तलाक के हक का जिक्र है वो तलाक के तफवीज़ है, खुला नहीं है। हमारे माशरे में ये मिसकॉन्सेप्शन बनाई गई है जानबूझकर के जनाब ये खाना काटा जाता है कि औरत जो है वो कभी तलाक नहीं मांग सकती। भाई तलाक मांग सकती है, खुला जो इस्लाम ने उसको जो ऑप्शन दिया है तलाक मांगने का हक, ये उसका एब्सोल्यूट राइट है। ये जब चाहे वो मुतालबा कर सकती है और उसकी कुछ शराइत व ज़वाबित है। ये वहां पर कॉलम नंबर 18 के अंदर जो तलाक का जिक्र है वो तलाक के तफवीज़ है। तलाक के तफवीज़ क्या होती है कि औरत खुद से अपने ऊपर तलाक नाफिज करती है, और वो तलाक के तफवीज़ का मतलब ये होता है कि शौहर पहले से ही औरत को हक दे देता है या किसी और पर्सन को भी ये हक दे सकता है कि वो जब चाहे उसके बिहाफ पर तलाक को नाफिज कर सकता है, तलाक दे सकता है। तो तलाक के तफवीज़ खुला से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। खुला का कॉन्सेप्ट का जो है वो हमारे कानूनी निज़ाम में गलत है। वहां पर खुला और तंसीख निकाह को मिला जुला कर पेश किया गया और फिक्रा शर्तिया लगाकर जो है तंसीख निकाह के साथ इसको मिक्स किया गया। तो कंफ्यूजन हमारे कानूनी निज़ाम ने खुद क्रिएट की है। लेकिन फिर भी औरत के पास तंसीख निकाह का हक तो मौजूद है। वो जब चाहे अदालत नहीं जाती, जाके जो है वो कर देती जाके तंसीख निकाह का दावा, और होता नहीं तंसीख निकाह और अदालत जो है वो पाबंद है तंसीख निकाह की डिग्री इशू करने की, जिसको तंसीख निकाह बरखुला की खुद साख्ता टर्म बनाई गई है। दूसरी बात यह है कि तलाक तफवीज़ का हक जो है अगर औरत को चाहिए तो भाई शादी से पहले बता दो ना कि तलाक तफवीज़ का हक चाहिए। और मुआशरे में इसको ज्यादा इसलिए प्रोपेगेंडा इसके ऊपर किया जा रहा है ताकि ये हक जो है किसी तरीके से कोई ऐसा कानून बन जाए। और मेरी पेशन गोई भी है कि आने वाले वक्तों में ये तलाक तफवीज़ को घुमा फिरा के किसी तरीके से कंपलसरी कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो
अदालत में जाके एक झूठा तंसीखे निकाह का दावा बनाने की जो जहमत औरत को करनी पड़ती है वो भी ना करनी पड़े, और वो जब चाहे खुद से तलाक नाफिज कर ले, ताकि जो वो ब्लैकमेलिंग इस सिस्टम के अंदर कर रही है वो और ज्यादा आसान हो जाए और उसको जो है और ज्यादा इस प्रोसेस को जो है ना फास्ट कर दिया जाए। तो वल्लाहु आलम कि ये कब होता है कब नहीं होता, लेकिन ये असल में कॉन्सेप्ट है जो मिसकॉन्सेप्शन जो है वो दी जाती है इस हवाले से। तो कॉलम नंबर 18 में जो जिक्र है वो तलाक तफवीज का है भाई, खुला का हक नहीं है। तो खुला का हक जो है इस्लाम ने औरत को दिया है, हमारी अदालतों ने इसको कंफ्यूज किया तंसीखे निकाह के साथ। चलेंगे ये जो मुनीब ने बात की कि जो हमारा जो एक निज़ाम है, माशरे का भी निज़ाम है, और जाहिर है कि खातून पहले अगर किसी वजह से भी उसको देखें, शरीयत तो इसकी इजाज़त भी देता है कि आपको किसी की शक्ल ना अच्छी लगती हो तो आप खुला ले सकते हैं, लेकिन उसको जब इस किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं और फिर एक जो खर्चा है अपनी औलाद का, जो खर्चा है जो कि बाप की जिम्मेदारी है, वो लेने के लिए उसको कोर्ट आना पड़ता है। तो मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती कि अगर आपकी औलाद है तो इसमें कोई शराइत की क्या पाबंदी है कि इस बेसिस पे मैं खर्चा दूंगा कि मुझे चेहरा तो दिखाओ। कानून में खर्चे की अदायगी मुलाकात के साथ मशरूत नहीं है। माँ मुलाकात ना करवाए, माँ मुलाकात में नागे करे, माँ मुलाकात में रुकावटें डाले, माँ शेड्यूल ना बनने दे, उसमें रुकावटें डाले, इसका खर्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। खर्चा बाप को अदा करना पड़ता है। वो एक खर्चा भी मिस करेगा तो वो उसको क्लियर करना पड़ेगा। बाप खर्चे की अदायगी नहीं करेगा, उसमें ताखीर करेगा तो उसको सीधा जेल भेजा जाएगा। यही वो जानिबदाराना मौक़िफ़ है जिस पे हमारी अदालतें भी चल रही हैं, और यही वो मौक़िफ़ है जो हमारे मुआशरे में राइज करने की कोशिश की जा रही है कि जब खर्चे की बारी आती है तो जी बाप का फर्ज है जी वो खर्चा अदा करे। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे खर्चा अदा करना बाप का फर्ज है वैसे बच्चे की तक एक्सेस हासिल करना भी बाप का हक है। बच्चे की जिंदगी में शामिल होना, बच्चे की तालीम और तरबियत के ऊपर निगाह रखना, उसको मॉनिटर करना, बच्चे की सेहत के हवाले से आगाह रहना, यह भी बाप का हक है। लेकिन जब हम एक साइड के हक इसी तरह दिखाते रहेंगे और बाप को उसकी जिम्मेदारियां जो है बड़ी बड़ी दूरबीनों के साथ दिखाते रहेंगे तो यही होगा जो आज हमारे मुआशरे में हो रहा है। इस जानिबदाराना सोच के साथ ना तो दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता मुल्क चलता है और ना ये हमारा मुआशरा चल सकेगा, और इसी तरह शरह तलाक जो है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि पता है एक जेंडर को कि हमारे हकूक हमें मिलेंगे, हम दूसरों के हकूक अब्यूज करेंगे तो जाहिर है कौन सी लड़की जो है फिर वो घर बसाएगी, वो भाग भाग के अदालत ही जाएगी, वहां पर जाके फॉल्स केसेस बनाएगी, मर्द को ब्लैकमेल करेगी, उसका दिल ही नहीं करेगा घर बसाने में। और यही कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है।